प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राजनीतिक चिंतन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन्स बाय पॉलिटिकल थॉट। जैसा कि राजनीति दर्शन के विद्यार्थियों को अक्सर ये समस्या सामने आती है कि भाई राजनीतिक चिंतन होता ही क्या है। तो बेटा आज हम इसी ही टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे कि राजनीतिक चिंतन आखिर है क्या। तो आप अपना जो है रजिस्टर उठाएं, पेन लें और जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ आप नोट करते जाएंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। बेटा राजनीतिक चिंतन का जो केंद्र बिंदु होता है वो राज्य होता है, अर्थात राज्य संबंधी, क्या बोल रहा हूँ मैं, राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर, राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो चिंतन मनन किया जाता है, जो विचार विमर्श किया जाता है, उसे ही राजनीतिक चिंतन कहा जाता है। यस, फिर से बोल रहा हूँ मैं, राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो चिंतन मनन किया जाता है, जो विचार विमर्श किया जाता है, जो मंथन किया जाता है, उसे ही राजनीतिक चिंतन कहते हैं। अब राज्य संबंधी मौलिक विषय अर्थात भाई राज्य संबंधी आखिर होता क्या है। तो राज्य संबंधी का मतलब होता है कि भाई राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, राज्य के क्या कार्य हो, राज्य का क्या लक्ष्य हो, राज्य के क्या उद्देश्य हो, राज्य निर्माण के कितने तत्व हो, राज्यों का आपसी संबंध क्या हो, इत्यादि सभी बातों पर जो चिंतन मनन किया जाता है उसे ही राजनीतिक चिंतन कहा जाता है। कैसे? जैसे हमने कहा कि भाई राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो चिंतन मनन किया जाता है उसे राजनीतिक चिंतन कहते हैं। तो अब राज्य संबंधी विषय में क्या आएगा, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है? राज्य के कितने तत्व हैं, मतलब राज्य निर्माण के कितने तत्व हों, और राज्य निर्माण के तत्वों में भी आधुनिक समय में 4 तत्व माने जाते हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। और सरकार के आधुनिक समय में 3 अंग माने जाते हैं, है ना, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो सरकार के इन 3 अंगों का भी आपसी संबंध क्या हो, सरकार के 3 अंगों में सर्वोच्च कौन हो, कार्यपालिका हो कि व्यवस्थापिका हो। तो प्राचीन समय की बात आती है पश्चिम की, तो अरस्तु ने तो व्यवस्थापिका को सर्वोच्च बतलाया था, जबकि आधुनिक समय में हम देखते हैं पूरी दुनिया में कार्यपालिकाएं शक्तिशाली होती जा रही है। तो परिस्थिति के हिसाब से सरकार के जो अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनमें उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन राजनीति दर्शन तो ये कहता है कि सरकार के तीनों अंगों में शक्ति की दृष्टि से संतुलन होना चाहिए, मतलब बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति का संतुलन होना अति आवश्यक है। तो वास्तव में राज्य की उत्पत्ति की बात आती है तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं। जैसे राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है, राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत है, राज्य की उत्पत्ति का संविदाया सामाजिक समझौता सिद्धांत है, राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत है। अब राज्य की उत्पत्ति की विकासवादी सिद्धांत की बात की जाती है तो आधुनिक समय में राज्य की उत्पत्ति का जो विकासवादी सिद्धांत है इसे सर्वसम्मति से सभी ने स्वीकार कर लिया है कि भी राज्य की उत्पत्ति ना तो ईश्वरीय है ना ये शक्ति से हुआ है, मतलब राज्य का धीरे धीरे क्रम से विकास हुआ है। हालांकि राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत की बात की जाती है तो इसकी चर्चा बहुत समय पहले ही राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में कर दिया है। जैसे कि अरस्तु कहते हैं कि परिवार से ग्राम और ग्राम से नगर राज्य अस्तित्व में आए हैं। मतलब अरस्तु साहब कह रहे हैं कि पति पत्नी के संयोग से परिवार बनता है ना, परिवार से ग्राम बनते हैं, क्योंकि एक परिवार से 10 परिवार, 10 परिवार से 20 परिवार हो जाते हैं, 20 परिवार से ग्राम बन जाता है। तो परिवार से ग्राम और ग्राम से नगर राज्य अस्तित्व में आते हैं। अब 1 ग्राम से 10 ग्राम, 10 ग्राम से 100 ग्राम बन जाएंगे, गाँव बन जाएंगे, हजारों गाँव बन जाएंगे। तो उससे क्या है, नगर राज्य का निर्माण होता है। तो डेफिनेटली जो अरस्तु हैं वो आधुनिक समय में जो राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत दिया गया है, अरस्तु ने भी अपनी रचना पॉलिटिक्स में इसकी चर्चा की है। हालांकि अरस्तु ने ये नहीं कहा कि भाई मैं विकासवादी सिद्धांत दे रहा हूँ या राज्य की उत्पत्ति का मैं विकासवादी सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा हूँ, ऐसा अरस्तु ने नहीं कहा। ये तो हम जब राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं
और अरस्तु के विचारों का विश्लेषण करते हैं तभी बात उभर कर सामने आती है। भाई अरस्तु ने जो है अपनी रचना पॉलिटिक्स में विकासवादी सिद्धांत की चर्चा की थी। तो आधुनिक समय में जो राज वैज्ञानिक वो ये कहते हैं कि भाई विकासवादी सिद्धांत आधुनिक समय में दिया गया है, तो ये थोड़ा जचने वाली बात नहीं, क्योंकि अरस्तु ने तो अपनी रचना पॉलिटिक्स में इसकी चर्चा कर दी थी। अब बेटा राज्य की उत्पत्ति के बाद में आता है कि भाई राज्य का निर्माण, राज्य के निर्माण के तत्व। तो बेटा अगर भारत की बात आती है तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत मनु, कौटिल्य और शुक्र ने राज्य निर्माण के 7 तत्वों की चर्चा की है ना, जिसे कि सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। स्वामी, अमात्य, क्या स्वामी, अमात्य, पूर्व, राष्ट्र, कोष, सेना, मित्र। तो इन्होंने कहा है कि भाई राज्य का निर्माण 7 तत्वों से है। मनु ने भी कहा है, कौटिल्य ने भी कहा है, शुक्र ने भी कहा है, बृहस्पति ने कहा है, सोमदेव सूर्य ने भी कहा है। तो डेफिनेटली प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य निर्माण के 7 तत्व माने जाते थे। लेकिन यदि पश्चिम की बात की जाती है और आधुनिक समय की बात की जाती है तो राज्य निर्माण के 4 तत्व ही माने जाते हैं। वो 4 तत्व कौन से होते हैं? मुझे विश्वास है राजनीतिक विज्ञान का प्रत्येक विद्यार्थी ये जानता होगा कि आधुनिक समय में राज्य निर्माण के कितने तत्व माने जाते हैं। 4 तत्व माने जाते हैं: जनसंख्या, निश्चित विभाग, सरकार और संप्रभुता। तो डेफिनेटली राज्य निर्माण के तत्वों के ऊपर भी चिंतन, मनन, विचार विमर्श हुआ है। कोई 7 तत्व बता देता है राज्य निर्माण के, कोई 4 तत्व बता देता है। अब आधुनिक समय में राज्य निर्माण के 4 तत्व माने जाते हैं: जनसंख्या, निश्चित विभाग, सरकार, संप्रभुता। अब इनके ऊपर भी जो है विचार विमर्श होता है कि भी सरकार के जो अंग हैं वो अंग कितने हों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कुछ विद्वानों ने 3 से अधिक भी अंग बताए हैं, लेकिन सर्वसम्मति से 3 ही अंग स्वीकार किए जाते हैं। अब राज्य का लक्ष्य क्या हो, राज्य के कार्य क्या हो, तो कुछ विचारक तो ये कहते हैं कि राज्य को कम से कम कार्य करना चाहिए, है ना। जैसे कि हम कहेंगे कि व्यक्तिवादी विचारधारा कहते हैं कि राज्य को कम से कम कार्य करना चाहिए, है ना। कुछ लोग ये कहते हैं कि राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं कार्यों के आधार पर बनती चली जाती हैं। जैसे उदारवादी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है ना, बहुलवादी विचारधारा है, ढेरों विचारधाराएं। हम यहाँ पर लंबा नहीं लेंगे, मैं तो सिर्फ आज ये बताऊँगा कि भाई आखिर राजनीतिक चिंतन होता क्या है। अब राज्य के कार्यों के बारे में भी प्राचीन समय से ही विद्वानों ने अलग अलग अपने विचार दिए हैं, है ना। जैसे अराजकतावादी कहते हैं कि भाई राज्य बिल्कुल भी काम नहीं करे। अराजकतावादी तो यहाँ तक कह देते हैं कि भाई राज्य का, है ना, संपत्ति का और धर्म का विनाश होना अति आवश्यक है, अर्थात इनको समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य का निर्माण जब से हुआ है तब से लेकर के हिंसा में वृद्धि हुई है। राज्य शांति स्थापित नहीं कर सकता है ना, राज्य एक हिंसा की संस्था है। तो डेफिनेटली अराजकतावादी कहते हैं कि राज्य को कार्य को क्या बल्कि राज्य को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। व्यक्तिवादी कहते हैं कि राज्य को जो है कम से कम कार्य करने चाहिए, है ना। तो डेफिनेटली यहाँ ये कहेंगे कि राज्य के कार्यों के बारे में भी अलग अलग विचार दिए गए हैं। तो यहाँ मूल बात ये उभर कर सामने आती है कि राज्य के बारे में जो चिंतन मनन किया जाता है उसे ही राजनीतिक चिंतन कहा जाता है। मतलब राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो चिंतन मनन किया जाता है उसे राजनीतिक चिंतन कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति की बात भी आती है, राज्य के निर्माण के कितने तत्व हों, है ना। इसी के साथ में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, विदेश नीति, अर्थात एक राज्य के दूसरे राज्य के साथ संबंध कैसे हों, तो इनके बारे में लगातार चिंतन मनन किया जा रहा है ना। युद्ध के बारे में भी चिंतन मनन किया जाता रहा है, शिक्षा के बारे में भी चिंतन मनन किया जाता है। मैं ये कहूँगा कि राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत कुछ ऐसे शाश्वत प्रश्न हैं जिन पर चिंतन मनन प्राचीन समय से चल रहा है, आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। अब वो जो शाश्वत प्रश्न हैं वो ये हैं, क्या है कि भी स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, शिक्षा के बारे में क्या विचार दिए जाए, युद्ध के बारे में क्या विचार दिए गए हैं, विदेश नीति के बारे में क्या विचार दिए गए। तो इन सभी विचारों का जो समग्र है, इन सभी विचारों का जो समुच्चय है उसे ही राजनीतिक चिंतन की संज्ञा दी जाती है। तो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को तो इसकी जानकारी होना निहायत ज़रूरी है कि आखिर पॉलिटिकल थॉट क्या होता है। तो बेटा पुनः दोहरा रहा हूँ मैं, राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो चिंतन मनन किया जाता है, जो विचार विमर्श किया जाता है उसे ही राजनीतिक चिंतन कहा जाता है। हालांकि राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत मूल अवधारणाएं तो वही रहती हैं। जैसे प्राचीन भारत के अंतर्गत, पश्चिम में भी प्राचीन राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत
शिक्षा, स्वतंत्रता, समानता, राज्य निर्माण के तत्व हैं, सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विदेश नीति, युद्ध इत्यादि के ऊपर चिंतन मनन प्राचीन समय में भी किया गया है, मध्य युग में भी हुआ है, आज भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। तो जो ये अवधारणा है, ये मूल अवधारणा है, मौलिक अवधारणाएं हैं, इनके ऊपर चिंतन मनन लगातार होता रहेगा। समय परिस्थिति के हिसाब से इनकी व्याख्या में, इनके अर्थ में परिवर्तन होता रहेगा, लेकिन मूल अवधारणाएं वही रहेंगी। जैसे न्याय क्या है, व्हाट डू यू मीन्स बाय जस्टिस, व्हाट इज जस्टिस, न्याय से आप क्या समझते हैं? तो न्याय के बारे में प्लेटो ने भी अपने विचार दिए, अरस्तु ने भी अपने विचार दिए, आधुनिक समय में विचार दिए जा रहे हैं, है ना। स्वतंत्रता, समानता के बारे में प्राचीन समय में भी चिंतन किया गया, आज भी चिंतन किया जा रहा है, आगे चिंतन किया जाता रहेगा। तो मूल अवधारणा तो वही है, लेकिन उन पर चलता रहने वाला चिंतन मनन समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। तो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को, विशेषकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र छात्राएं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थी, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर की तैयार करे विद्यार्थी, या मैं ये कहूँगा कि राजनीतिक चिंतन में जिन विद्यार्थियों की बहुत ज़्यादा रुचि है, उनको सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर राजनीतिक चिंतन क्या है। तो मैं एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ, राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो चिंतन मनन किया जाता है उसे ही राजनीतिक चिंतन कहा जाता है। मुझे पूरा विश्वास है मेरे विद्यार्थी, आज जो हमने ये बताया है कि राजनीतिक चिंतन क्या है, इसको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।